हाँ, किसकी नहीं चल रही क्लास? ऐसा कोई बच्चा जिसकी क्लास नहीं चल रही हो? रुद्र प्रताप नहीं चल रही? रुद्र प्रताप, उनके बच्चों प्रॉब्लम है यार, उनके प्रॉब्लम है। रुद्र, ठीक है बच्चों, मीडियम कर देते हैं, मीडियम ही ठीक है यार। चलो कोई बात नहीं, मीडियम में ही पढ़ा करो, कोई बात नहीं। ठीक है, सबको मिलनी चाहिए ना, सबको क्लास अटेंड कर सके सब। तो बच्चों आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से शुरुआत होती है बच्चों एक रे ऑप्टिक्स में एक नए नए कॉन्सेप्ट की। बच्चों यहां से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, और ट्वेल्थ क्लास के बच्चों मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अपनी बुक्स मंगाएं, आप करण जोशी को कॉल करें, मैंने आपको नंबर सेंड किए हुए हैं, अब उसे कॉल करो। ठीक है, होम डिलीवरी शायद करवा दे आपको वो। ठीक है, चैप्टर 9 हमारा रे ऑप्टिक्स। तो आज पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बच्चों बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, अच्छी से समझना इसको। अपवर्तन बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ोगे बच्चों तभी लेंस अच्छे से समझ आएगा। देखो, हम जब रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो मिरर वाले कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाते हैं। मिरर वाले कॉन्सेप्ट आसान हो जाते हैं जब हम लोग रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ते हैं, परावर्तन। जब हम रिफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों, अपवर्तन को, तो बच्चों हमारे लिए लेंस के कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन है क्या बच्चों? सुनोगे रिफ्रैक्शन है क्या? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब सुनोगे। हाँ बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, वो बाद में देख पाएंगे। ठीक है, बाद में देख पाएंगे, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पा रहे। एक बार मैं ना बच्चों लीव करके दोबारा आ रहा हूं ताकि सारे बच्चे आ सकें। लीव करता हूं मैं एक बार, वापस आता हूं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जुड़ने में। वो अब आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी बच्चों। वो थोड़ा लेट शो होती है, हाथों हाथ शो नहीं होती, थोड़ा ठहर के शो होती है, 4-5 घंटे बाद आपको देखने मिलती है वहां पे। कोई बात नहीं, अपलोड कर देंगे आप लोग। ठीक है, वहां वैसे आपको यहाँ भी मिल जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी, मिलेगी आपको, आप देखा करो, बिल्कुल मिलेगी, 4 से 5 घंटे बाद आपको वही मिलेगी वो वीडियो। अब सुनो, ये कुछ कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ बच्चे, चलो इनसे बात करूंगा मैं। एक बार आप एंड करके दोबारा आ जाओ, वापस लाइव में आओ, वापस आओ लाइव में। हाँ, ओके सब, ठीक है, रिकनेक्ट कर लिया करो दोबारा, कोई प्रॉब्लम आए तो रिकनेक्ट। एक बार मैं व्हाट्सएप पर बच्चों को बोल आता हूँ ये बात। अगर बच्चों ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार,
अब आएगी, अब आ गई ना वीडियो? ओके, अब सुनो। तो बच्चों रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे सभी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके दोबारा ऑन कर दूं, अब ऑन है। तो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, रे ऑप्टिक्स से रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है इसको समझो पहले। रिफ्रैक्शन होता क्या है देखो, जब बच्चों लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर ये एयर है और यहां ग्लास है, ग्लास, ग्लास या वाटर, दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम सेकंड, मीडियम फर्स्ट, दो मीडियम बच्चों, और ये बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। इस तरफ एयर, इस तरफ ग्लास, ग्लास या वाटर, कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होते हैं बच्चों जिनमें लाइट ट्रेवल कर सके। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम वो होते हैं जिसमें प्रकाश प्रकाश गमन कर सके, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, then it deviates from its own path. This phenomena of light is known as refraction of light. मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों सुनो। जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, या प्रकाश, प्रकाश किरण बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रकाश बोलोगे तो भी काम चलेगा। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its own path. This phenomena of light is known as refraction of light. अब समझना बात को, होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, मान लो एक लाइट रे आ रही है बच्चों, एक लाइट रे आ रही है, ये जो पॉइंट है बच्चों ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे बच्चों यहां जाना चाहती है, यहां जाना चाहती है, लेकिन बच्चों ये लाइट रे सीधा ट्रेवल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी समझो कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो बच्चों वो अपने पाथ से, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ये या तो कुछ यहां मुड़ जाएगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी, या ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। अब बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरफ होगी, प्रकाश का विचलन किस तरफ होगा, ये डिपेंड करता है दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी पे, दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एक अकेले मीडियम की प्रॉपर्टी पे नहीं, दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले तो एक बात सुनो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम। किसी एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, किसी एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर कोई एक सिंगल मीडियम बच्चों एयर, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। लेकिन अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए बच्चों, तो वो अपने किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाएगा तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा बच्चों। अब डेविएट हो सकता है लाइट इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए। अब ये डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी पे।
तो हम इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप लोग थ्योरी लिख सकते हो रिफ्रैक्शन की। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its own path. This phenomena of light is known as refraction of light. जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सुनो, ये बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर बच्चों सेकंड मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, सेकंड मीडियम अगर वो डेंसर है, डेंसर मतलब बच्चों जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, सघन। अगर हम बात करें ग्लास, यहां दो केस है बच्चों, दोनों केस समझने हैं हमको, दोनों केस समझने। अभी ग्लास है और ये एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों वो मीडियम कहलाएगा डेंसर, और जो जिसकी, उसको हिंदी में बोलेंगे सघन। तो ग्लास और एयर की अगर बात करें बच्चों तो दोनों में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ग्लास की। तो ये कहलाएगा बच्चों डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। हिंदी में बोलेंगे बच्चों सघन, सघन माध्यम कहलाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी बच्चों वो कहलाएगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। हिंदी में कहलाएगा विरल, विरल माध्यम। अब सुनना बच्चों, अब सुनो, अगर प्रकाश की किरण, लाइट रे, रेयरर से डेंसर में जा रही है बच्चों, रेयरर से डेंसर में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो बच्चों प्रकाश की किरण इस अभिलंब, इसको हम बोलते हैं बच्चों अभिलंब, ये कहलाता है अभिलंब। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं और हिंदी में बोल देता हूं। When light travels from rarer to denser medium, then it bends towards the normal, then it bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन इसका उल्टा बच्चों, इसके उल्टे की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल यहां है वाटर, ना सॉरी यहां है ग्लास और यहां है वाटर, तो बच्चों ये वाला जो मीडियम हुआ ग्लास वाला, ये डेंसर हुआ क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है ग्लास की। और ये बच्चों हुआ रेयरर मीडियम, इसको विरल बोलेंगे, इसको सघन बोलेंगे। अब इसका उल्टा सुनो बच्चों, अगर प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, जाना चाहेगी इस रास्ते में लेकिन वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी बच्चों। ठीक है, when light travels from denser to rarer medium then it tilts away from the normal, when light ray travels from denser to rarer medium then it tilts away from the normal या it bends away from the normal या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, या हम बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बच्चों बात समझ आ गई अच्छे से? अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की मुड़ जाएगी, की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी बच्चों। इस रे को बच्चों वापस हम वही बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण बच्चों। और इस रे को बोलते हैं बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, हिंदी में बोलेंगे बच्चों अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
ये कहलाती है अपवर्तित किरण। तो ये तो था बच्चों लॉ, ये था बच्चों रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। समझ आ गया सबको? एक बार जल्दी जल्दी बोल देता हूं सारा। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its own path. This phenomena of light, this phenomena of light is known as refraction of light. जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light ray travels from rarer to denser medium, then it bends towards the normal. When light ray travels from denser to rarer medium, then it tilts away from the normal. मतलब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है बच्चों। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, ये होता क्यों है, इसका कारण सुनो क्या है बच्चों। अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग है। बात समझो, सुनना, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है बच्चों। प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें बच्चों वैक्यूम में, तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर। हाँ बच्चों, ऐसा होता क्यों है, रिफ्रैक्शन हैपन्स ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट या डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में विद प्रूफ। मेरी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? अब सुनो बच्चों, बात सुनो। रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। अपवर्तन का कारण क्या है बच्चों, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, सुनो बात, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। आवाज कम आ रही है बच्चों, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग पारदर्शी माध्यम में अलग अलग वेग है। अगर हम बात करें बच्चों लाइट की, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में अगर बात करें बच्चों, कांच में इसकी स्पीड होती है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है ना बच्चों, ये रिफ्रैक्शन, ये इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। आवाज, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? साथ में ये कारण भी बताना है, पूरी थ्योरी बतानी है रिफ्रैक्शन की। अगर रिफ्रैक्शन एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरी थ्योरी बतानी है। रिफ्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। भाई अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अलग अलग वेग है या अलग अलग चाल है, यही अपवर्तन का कारण है। ये पूरा था रिफ्रैक्शन की थ्योरी, डायग्राम। हम इसको इस तरीके से है पूछा है या नोट्स के अंदर। अब यहां भी कुछ लॉज है बच्चों, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ लॉज थे, रिफ्लेक्शन के अंदर आपने 2 लॉज पढ़े, वैसे यहां भी 2 लॉज है बच्चों, सुनेंगे, यहां भी 2 लॉज है, सुनो। और एक चीज और बतानी थी मेरे को, सुन लो और सुन लो बच्चों। ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। लाइट रे आई, ये लाइट रे आई और ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, मान लो कुछ बैंड हो गई,
इस तरफ, कुछ इस तरफ बैंड हो गई बच्चों। अब बच्चों यहां भी कुछ टर्म्स हैं जो समझनी है। इस एंगल को वापस हम वही बोलते हैं बच्चों, इस एंगल को आई, जिसको मैंने आई से डिनोट किया बच्चों, स्मॉल आई से, ये एंगल कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों। हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो एंगल है बच्चों नॉर्मल के साथ, देखो वहां भी याद करो, रिफ्लेक्शन में भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर होते थे बच्चों। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब के साथ मापे जाते थे। वैसे ही यहां भी दो कोण है बच्चों, एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये आर यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये है बच्चों अपवर्तन कोण। ये कुछ टर्म्स नहीं समझना है वापस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब सुनो बच्चों, अब जो पहला लो है इसका, जो फर्स्ट लो है, फर्स्ट लो कहता है बच्चों उसी की तरह सेम, जैसे वहां हमने सेकंड लो पढ़ा था ना कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण सदैव एक तल में होते हैं। वैसे यहां भी एक लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, चलो पहले नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे always lie in same plane। मतलब आपतित किरण, नॉर्मल, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण सदैव एक तल में होते हैं। एक तल से मेरा मतलब बच्चों समझ रहे हो, एक तल से मतलब वापस वही बात, ये बोर्ड एक प्लेन है बच्चों, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है बच्चों। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप गौर से देखो तो इंसिडेंट रे कहां है, इंसिडेंट रे बोर्ड के अंदर है, बोर्ड वाले प्लेन में। नॉर्मल भी कहां है, बोर्ड वाले प्लेन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे कहीं साइड में यूं चली जाए, ऐसे नहीं जा सकती साइड में, ऐसे साइड में नहीं जा सकती कहीं पर। समझ आ गई बात, इसी प्लेन में रहेगी, इसी प्लेन में। प्लेन से मतलब एक पेपर समझते हो ना, ये एक प्लेन हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, एक प्लेन। ऐसा नहीं अगर कोई कोई इंसिडेंट रे इस प्लेन में, ये एक प्लेन हुआ बच्चों, ये एक प्लेन है आपके लिए, ये एक प्लेन कहलाया। ठीक है, ये एक प्लेन कहलाया, ये एक प्लेन है। अगर अगर यहीं मैं ड्रॉ करूं, यहीं मैं ड्रॉ कर दूं, यहीं से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है लाइट रे आई, लाइट रे आई और कहीं और चली गई तिरछी, किसी और प्लेन में चली गई, नहीं, हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। मान लो एक प्लेन एज्यूम करो आपके और मेरे बीच में एक प्लेन में एज्यूम करता हूं। अगर इंसिडेंट रे इसी इंसिडेंट रे इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि यहां कहीं तिरछी चली जाए, यहां चली जाए, यहां चली जाए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे यहां चली गई, यहां चली गई, नहीं, इसी प्लेन में रहेगी, एक ही प्लेन में। समझ रहे हो ना, बात समझ आ गई ना, प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले रिफ्लेक्शन के अंदर भी। अब जो सेकंड लॉ है बच्चों, सेकंड लॉ, इसको थोड़ा समझना टफ होगा जब तक आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं समझते। लेकिन फिर भी एक बार इस लॉ को लिख लो और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सुनो, सेकंड लॉ बच्चों क्या है, सेकंड लॉ बच्चों क्या है, सुनो, सेकंड लॉ सुनो। सेकंड लॉ बच्चों कहता है रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant and it will be equal to the refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। बात समझना क्या है, एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चों। एक रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, टू यहां लिख देता हूं, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, टू या एंड, या फिर टू या एंड यूज कर सकते हैं। सुनना, द रेशियो ऑफ साइन बच्चों पता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन आई, इनका रेशियो, पर किसका रेशियो, साइन का रेशियो बच्चों, साइन, एक बार हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में भी सुनो, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, जया बच्चों, जया मतलब होता है साइन, जया का अनुपात सदैव नियत होता है और यह दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस बात को समझोगे बच्चों, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, लिख देता हूं, किन्हीं फॉर टू मीडियम, फॉर एनी टू मीडियम, फॉर एनी स्पेसिफिक टू मीडियम, फॉर एनी, चलो सीधा समझो, सीधा रेशियो ऑफ, कोई भी दो मीडियम की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी दो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां लिखूंगा इस लॉ का रिजल्ट। ये कह रहा है कि जया मतलब बच्चों साइन, कोज्या मतलब कॉस, कोसाइन, साइन मतलब समझते हो ना, साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, पढ़ा है ना आपने, वही चीज। ये कहता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत होता है इन्हीं दो माध्यमों के लिए, फॉर टू मीडियम, इन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए बच्चों आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, जया मतलब बच्चों साइन, आपतन कोण मतलब बच्चों साइन आई, ये हो गया बच्चों
आपतन कोण का जया साइन आई अपॉन साइन आर, एक बार लिख लो फिर समझा दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसका प्रूफ भी है हमारे पास। साइन आई अपॉन साइन आर ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, और ये इक्वल होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये अगला कॉन्सेप्ट यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी समझाएंगे क्या होता है, एक बार लिख लो और समझा देंगे। ये इसका मतलब है बच्चों, एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने के और भी तरीके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n यहां पे शो कर रहा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को। ये क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है, समझ आएगा अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, N2 और 1 को यहां लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, और देख लो लिखने का तरीका, इसको ऐसे भी लिखते हैं N21 यहां लिख दिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, और भी तरीके हैं 1N2 ऐसे भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, N2 अपॉन N1। अब इसका मतलब समझना क्या है, ये अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको समझो कि इसको N2 अपॉन N1 क्यों लिखा। अपवर्तनांक एक प्रॉपर्टी है बच्चों मीडियम की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो, इस लॉ को लिखो और बाद में इसको क्लियर भी कर देंगे। N21 का मतलब क्या है, मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 200 रुपए। जैसे अंश के पास 200 रुपए, तो अंश के पास मेरी तुलना में कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है भाई, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अंश के पास जो पैसे हैं विद रिस्पेक्ट टू मी, मेरी रिस्पेक्ट में कितने हैं, 2 गुने। मेरे पास 100 रुपए, अंश के पास 200, तो कैसे लिखोगे भाई आप कि अंश के पास कितने पैसे हैं सलमान सर की तुलना में, तो आप बोलोगे दुगने। अंश के पास 200 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, तो आप क्या कहोगे कि अंश के पास कितने रुपए भाई सलमान सर की तुलना में, 200। 200 बोलोगे, नहीं 2 बोलो, 2 गुना, आंसर आएगा 2। अगर हम बोले अंश के पास कितने पैसे हैं तो हम बोलेंगे 200। लेकिन अगर आप कहो कि सलमान सर की तुलना में अंश के पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो अंश के पास 200 है, मेरे पास 100 है, तो आप क्या बोलोगे भाई, अंश के रूपों को आप आगे ऊपर रखोगे। अंश की तुलना आप किससे कर रहे हो, सलमान सर से, तो अंश के पास 200 रुपए, सलमान सर के पास 100 रुपए, आंसर आया 2 गुने। तो मतलब अंश के पास सलमान सर की तुलना में 2 गुना रुपया है, 2 गुने पैसे हैं, या 2 गुना मनी है, 2 गुना रुपए। तो ये भी यही बताता है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना में कितना गुना है, कितना गुना है, कि भाई सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की कंपैरिजन में कितना गुना है। समझ रहे हो कि भाई दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में कितने गुना है, N21, N2 by N1। अब इसके आगे एक चीज और लिख लो, आगे मैं प्रूफ कर दूंगा इसको। इसके आगे बच्चों, इसके आगे आएगा बच्चों V2 अपॉन, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। अगर लिखा हुआ है N2 अपॉन N1 तो आगे आएगा बच्चों V1 अपॉन V2। इसको प्रूव कर, इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में इसका प्रूफ मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना आपने, ठीक है। अभी मैं इसका प्रूफ दूंगा। V1 अपॉन V2, अगर N2 अपॉन N1 है तो V1 अपॉन V2। इसके आगे और लिख लो λ1 अपॉन λ2, ये होती है वेवलेंथ, λ1 अपॉन λ2। V1 और V2 क्या है बच्चों, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड को बोलेंगे V1, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड को बोलेंगे V2। N2 है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। λ1 और λ2 है बच्चों लाइट की फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ, और λ2 है बच्चों लाइट की सेकंड मीडियम में वेवलेंथ। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे, फिर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी।
जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट? और इसको बोलते हैं बच्चों स्नेल लॉ। यही है स्नेल लॉ। इसी लॉ को बोलते हैं बच्चों स्नेल लॉ। इसको अलग से भी लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है व्हाट इज स्नेल लॉ, या बोलते हैं राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम को लिखो, तो यही स्नेल्स का नियम है। इस डायग्राम को छोड़ दो, बस ये जो थ्योरी लिखी है मैंने और ये जो लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। तो ये चीज आप लोग अलग से लिख लो, स्नेल का नियम, इसी को स्नेल लॉ बोलते हैं। और अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में हम इस चीज को प्रूव करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। प्रूव, इसका प्रूफ आपको देंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, स्नेल लॉ का वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये लॉ प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों। ये चीज ऐसे के एज इट इज लिख लो, फिर हम बात करें। मिटा दो इसको, मैं मिटा दो इसको, मिटा दूं? अब आगे भी कुछ लॉज है बेटा समझने, मिटा दूं इसको? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, ये याद रखना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, फिर अब बाकी आगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्या हुआ इधर। ठीक है, अभी सुनो, एक बच्चों यहां एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी जब नेक्स्ट टॉपिक, किसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, थर्ड, इसमें थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल नॉट बी, लिख सकते हैं इज नॉट बी चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नॉट चेंज। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती बच्चों, ये भी ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इन रिफ्रैक्शन। समझो, रिफ्रैक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। अगर आवृत्ति जानते हो ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी हम लोग वेव वाले चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं शुरू से ही। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, एक एक सेकंड में दोलनों की संख्या, है ना, एक सेकंड में कंपनों की संख्या। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, आवृत्ति समान रहती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसका आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं? देखो सुनो बात, जब कोई लाइट रे किसी ग्लास को पार करके निकलती है तो उसका कलर थोड़ी बदल जाता है, लाइट का, लाइट का कलर तो नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी बदल रही है बच्चों, समझो बात को, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं, कलर बदलता नहीं है, लाइट का कलर वही है जो कलर रहेगा लाइट का। अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो उसके अंदर से जब लाइट पास करेगी तो उसका कलर तो चेंज होता ही नहीं है। तो हम लोग ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और आगे सुनो, आगे और सुनो बात, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती बच्चों, इसको आप धीरे धीरे और समझोगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, ये हम लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर में भी बात किया था, जब हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे 11th क्लास के अंदर, वेव पढ़ रहे थे। हमने बोला फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओनली सोर्स पे डिपेंड करती है। हाँ, आप दिमाग जरूर चला सकते हो कि भाई किसी लाइट के बल्ब, किसी बल्ब पर आप रेड कलर अगर कर देते हो तो उसके अंदर से रेड लाइट पास होना शुरू हो जाएगी, तो फिर सर अब क्या फ्रीक्वेंसी बदल गई? नहीं, उस समय भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। ऐसा क्यों? सुनो, उस समय क्या हुआ होगा, जब एक बल्ब है, एक बल्ब है और इस बल्ब के अंदर बच्चों फिलामेंट लगा हुआ है। अब जब यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से जब लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, आपने यहाँ रेड कलर कर दिया आपने। रेड कलर का मतलब बच्चों क्या है? रेड कलर का मतलब क्या? अब देखो बच्चों, यहाँ से जो लाइट निकल रही है फिलामेंट से, इसके अंदर खूब सारी वेव्स होंगी, सॉरी, खूब सारी वेव्स का मतलब होगा तो लाइट ही, बट अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की खूब सारी वेव्स होंगी, खूब सारी।
ठीक है, सभी होंगी लाइट ही, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। लाइट के अंदर से एक बहुत बड़ा रीजन है ना लाइट का, एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उसमें खूब सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं बच्चों, ठीक है। तो वो उसमें से क्या होगा, ये रेड कलर बाकी कलर्स को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। रेड कलर इसमें से पास होगा तो आपको रेड कलर दिखाई देगा। व्हाइट लाइट के अंदर सभी कलर्स होते हैं बच्चों, आपने रेड कलर कर दिया तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, अभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। जो लाइट यहां से निकल रही है, मान लो व्हाइट लाइट निकल रही है, तो व्हाइट लाइट के अंदर तो खूब सारे कलर्स है, उसमें रेड कलर भी है, उसमें अदर कलर्स भी है ना, उसमें अदर कलर्स भी है। तो जब यहां से लाइट निकलेगी तो बाकी कलर्स को तो ये कलर, बाकी लाइट, बाकी अलग अलग जो कलर की वेव्स हैं, अलग अलग कलर की जो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, उनको बाकियों को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बस रेड को पास होने देगा, इसलिए आपको रेड कलर दिखाई देगा अगर व्हाइट लाइट आ रही है। अब ये सोचो, अगर इस फिलामेंट से जो लाइट निकल रही है इसमें रेड कलर होता ही नहीं, अगर बच्चों इसमें रेड कलर होता ही नहीं, तो इस रेड कलर से जब लाइट पास होती ना, तो वो भी रेड नहीं दिखाई देती, किसी और तरह का मिक्सचर दिखाई देता, कोई और तरह का कलर दिखाई देता, आपको रेड नहीं दिखाई देता, अगर उसमें रेड कलर होता ही नहीं पीछे लाइट में। समझे बात को? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, बस एक, अगर आप किसी बल्ब पे रेड कलर कर दोगे, तो वो इसका मतलब है कि उसमें जो मटेरियल सब्सटेंस है उस कलर के अंदर, उस कलर के अंदर वो रेड कलर को पास होने दे रहा है, बाकियों को पास होने नहीं देगा, बस इतना ही मैटर। अब सुनो, आगे समझो बात को, ठीक है, आगे समझोगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो फिर चेंज क्या होता है, अब समझो। आपको पता है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। अब आपको याद होना चाहिए किसी भी वेव की स्पीड का फॉर्मूला, किसी भी वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ। किसी भी वेव की स्पीड का फॉर्मूला ही पता है ना आपको, वेव की स्पीड का फॉर्मूला है बच्चों फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बच्चों मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, है ना, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं स्पीड बदल जाती है, तो स्पीड बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो फिर क्या बदलता होगा, वेवलेंथ बदलती होगी। स्पीड कैसे बदलेगी बच्चों, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, देखो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बच्चों स्पीड चेंज कैसे हो सकती है, वेवलेंथ के चेंज होने से, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है, अपवर्तन के अंदर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे सुनो, अब सुनो बच्चों, अब आपकी मैथ की क्लास है, मेरे हिसाब से मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बताओ जल्दी से, आवाज नहीं आई करण आपकी, बताओ, मैथ की क्लास है क्या अभी? हेलो, कहाँ हो भाई सभी, मैथ की क्लास नहीं है? अच्छा, आज मैथ की क्लास नहीं है, ठीक है, फिर चलो हम थोड़ा सा इसको और आगे खींचते हैं, बाकी आगे मेरा भी 10th के बच्चे वेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अब हमारा टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से बात समझ आएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बच्चों। फिर मैं उस लॉ को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उस लॉ को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, यहां दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने हैं हमको, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसमें दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक पढ़ोगे बच्चों रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक, और अगला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसको बोलते हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक भी बोलते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं या अपेक्षिक अपवर्तनांक भी बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसे हम कल पढ़ेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। जितना भी जो चीजें मैंने पढ़ाई है आपको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वो सारी बातें इसको समझने के बाद हम दोबारा सेकंड लॉ को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट मेरी मैथ की क्लास है, वेट कर रहे हैं बच्चे। ओके, ओके, गुड बाय बच्चों। इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, ये बहुत जरूरी है समझना। ऑप्टिक्स की जान है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछा नहीं छोड़ेगा आपका बच्चों, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसको एन से भी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। दो सिंबल है इसके, एन और म्यू। और ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, यहां से आपको पकड़ाऊंगा ये अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अब लास्ट तक चलेगा, ये एंड तक चलेगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है कल। ओके, ओके, गुड बाय।